नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज का क्वेश्चन है द प्रोग्राम इन द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डज प्रोसेसर मैनेजमेंट इज कॉल्ड। ऑपरेटिंग सिस्टम का ऐसा वाला प्रोग्राम जो कि प्रोसेसर का मैनेजमेंट करता है उसको क्या कहा जाता है? ट्रैफिक कंट्रोलर, डिस्पैचर, प्रोसेसर शेड्यूलर, जॉब शेड्यूलर। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ट्रैफिक कंट्रोलर। ट्रैफिक कंट्रोलर इसका राइट आंसर क्यों है? क्योंकि इन कंप्यूटर नेटवर्किंग, नेटवर्क ट्रैफिक कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग। मतलब कि कंप्यूटर की नेटवर्किंग में जो नेटवर्क ट्रैफिक कंट्रोल होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? मैनेजिंग, कंट्रोलिंग और रिड्यूसिंग द नेटवर्क ट्रैफिक, पर्टिकुलरली इंटरनेट बैंडविड्थ बाय द नेटवर्क शेड्यूलर। मतलब कि जो डेटा को, जो नेटवर्क ट्रैफिक को जो है रिड्यूस करने का काम, कंट्रोल करने का काम, मैनेज करने का काम जो होता है वो नेटवर्क ट्रैफिक कंट्रोल प्रोसेस का होता है। और पर्टिकुलर इंटरनेट बैंडविड्थ का मतलब होता है कि पर यूनिट ऑफ टाइम में कितनी इंफॉर्मेशन एक ट्रांसमिशन मीडियम जैसे कि इंटरनेट संभाल सकता है। ठीक है। इट इज यूज्ड बाय नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स टू रिड्यूस कंजेशन, लेटेंसी एंड पैकेट लॉस। मतलब कि इसको यूज करता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। क्यों यूज करता है? ताकि डेटा की जो भीड़ है उसको रिड्यूस किया जा सके। कंजेशन में डेटा की भीड़, लेटेंसी उसकी देरी को कम किया जा सके और पैकेट लॉस को कम किया जा सके। इसके लिए जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो नेटवर्क ट्रैफिक कंट्रोल प्रोसेस का यूज करते हैं। दिस इज पार्ट ऑफ बैंडविड्थ मैनेजमेंट। अब पैकेट लॉस का मतलब क्या होता है? पैकेट लॉस का मतलब होता है कि जब व्हेन वन और मोर पैकेट्स ऑफ डेटा ट्रैवलिंग अक्रॉस अ कंप्यूटर नेटवर्क, जब कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जो है ना एक से ज़्यादा डेटा पैकेट्स ट्रैवल कर रहे होते हैं और फेल टू रिच देयर डेस्टिनेशन, और उनमें से कुछ एक जो है होते हैं वो फेल हो जाते हैं अपने डेस्टिनेशन रिच करने में, तो ये चीज़ जो होती है उसको कहा जाता है पैकेट लॉस। तो ऐसा पैकेट लॉस इसमें ना हो सके तो नेटवर्क ट्रैफिक कंट्रोल इसमें काम करता है। दिस इज द पार्ट ऑफ बैंडविड्थ मैनेजमेंट। तो जो राइट आंसर था इसका वो है ट्रैफिक कंट्रोलर, क्योंकि ट्रैफिक कंट्रोलर का काम ही होता है प्रोसेसर मैनेजमेंट करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा जो है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है? तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम इंटेंडेड टू सर्व रियल टाइम एप्लीकेशंस दैट प्रोसेस डेटा एज इट कम्स इन, टाइपिकली विदाउट बफर डिले। मतलब कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि सर्व करता है रियल टाइम एप्लीकेशंस को, जो जिनका प्रोसेस जो होता है जैसे ही डेटा आता है ना उसी टाइम उसको कर दिया जाता है। उसमें कोई भी बफर डिले मतलब कोई भी देरी उसमें डेटा को होल्ड करके नहीं की जाती है। जैसे ही डेटा आया वैसे ही उसका प्रोसेसिंग तुरंत कर दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेसिंग टाइम रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग एनी ऑपरेटिंग सिस्टम डिले आर measured in tenth of seconds or shorter increments of time. Type of real time operating system. जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है 3 प्रकार का। एक हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक फर्म रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा गया है कि इनमें से कौन सा जो है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो हार्ड तो होता है, सॉफ्ट भी होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और फर्म रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट होते हैं, नॉट इवन कॉम्प्लेक्स रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कमांड इन MS DOS नीड्स एडिशनल फाइल फॉर देयर एग्जीक्यूशन। कौन सा ऐसी MS DOS की ऐसी कमांड होती है, किस टाइप से बिलोंग करती है वो, जिसको कि एग्जीक्यूशन करने के लिए एक्स्ट्रा फाइल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जो DOS की फाइल्स होती हैं वो होती हैं 2 प्रकार की। एक होती है इंटरनल कमांड्स, एक होती है एक्सटर्नल कमांड्स। इंटरनल कमांड्स में क्या होता है? DOS commands for which the specifications are available in cell command.com आर कॉल्ड इंटरनल कमांड्स। ऐसी वाली कमांड जिनकी स्पेसिफिकेशन जो होती है ना वो सिस्टम के अंदर ऑलरेडी पहले से ही लोडेड होती हैं, जैसे कि प्रोग्राम लोड हुआ वैसे ही उनकी स्पेसिफिकेशन उसमें लोड हो जाती है, तो उनको कहा जाता है
इंटरनल कमांड्स, दीज आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड कमांड्स, इनको एकदम से तुरंत यूज कर दिया जाता है, एंड आर कॉल्ड रेजिडेंट कमांड्स. Those commands which are already loaded in the command.com file which switching to the MS-DOS. जैसे ही आप MS-DOS में ना जैसे ही आप जाते हैं और उसमें ऑलरेडी बहुत सारी कमांड जो होती हैं वो लोड हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल कमांड. जैसे CLS है, वर्ड्स है, डिलीट है, एट्सेट्रा. नेक्स्ट है एक्सटर्नल कमांड्स. एक्सटर्नल कमांड्स दोज कमांड्स विच आर नॉट loaded when loading the program but are available in the disk and can be invoked whenever necessary. मतलब कि ऐसी वाली कमांड जो कि ऑलरेडी लोडेड नहीं होती हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो उनको इन्वोक किया जा सकता है. जब भी ज़रूरत पड़ती है तो डिस्क से उनको इन्वोक किया जा सकता है, उनको लिया जा सकता है. तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि ऐसी वाली कमांड जिनको एडिशनल फाइल्स की ज़रूरत होती है एग्जीक्यूशन करने के लिए, तो वो कौन सा हुआ? एक्सटर्नल कमांड्स, क्योंकि उसको ज़रूरत होती है इन्वोक करने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट कमांड, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन MS वर्ड चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब हम किसी डॉक्यूमेंट के अपीयरेंस को चेंज करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, बोलते हैं? प्रूफिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, या कि सब कुछ. तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो है फॉर्मेटिंग. जब हम किसी डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस को चेंज करते हैं दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग. फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा है सिंपल, ठीक है, एक सिंपल टेक्स्ट लिखा है, और जब इस टेक्स्ट की को मैं यहाँ से इंक्रीज़ कर रही इसका फॉन्ट साइज़, तो इसका साइज़ जो है इंक्रीज़ हुआ. मैं बोल्ड कर रही हूँ तो बोल्ड हुआ, और उसके साथ ही जब मैंने इसका टाइप जो है वो फॉन्ट का चेंज किया तो इसमें इसका टाइप भी जो है वो चेंज हुआ. और अगर मैं इसमें कलर कर देती हूँ तो उसमें कलर हो गया. तो ये क्या हो रहा है, टेक्स्ट की उस डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस को चेंज किया जा रहा है. तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, ये है फॉर्मेटिंग. हम क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग. तो डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग जब भी की जाती है, किसी डॉक्यूमेंट्स की अपीयरेंस को जब चेंज किया जाता है तो उसको कहा जाता है फॉर्मेटिंग. ठीक है. तो फॉर्मेटिंग का मैंने आपको बता दिया, जैसे कि उसकी प्रेजेंटेशन जो होती है, उसकी अपीयरेंस जो होती है, जो उसको चेंज किया जाता है, चाहे आप उसको हेडिंग बना लो, चाहे उसकी कोटेशंस बना लो, बिब्लियोग्राफिक रेफरेंसेस दे लो, या फिर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह वगैरह यूज़ करके आप टेक्स्ट में जो है वो फॉर्मेट कर सको. तो ये सारा का सारा जो होता है इसको कहा जाता है फॉर्मेटिंग. विच कमांड इज यूज्ड इन एम एक्सेल टू कैलकुलेट द टोटल कैरेक्टर इन अ सेल. मतलब कि एक्सेल की ऐसी कोई कौन सी कमांड है जिसमें कि हम क्या करते हैं, कैरेक्टर्स की कैलकुलेशंस करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर राम लिखा है, लेकिन मैंने इसमें फॉर्मूला लगा के रखा है LEN इक्वल टू LEN A1. LEN, तो LEN एक ऐसा फंक्शन है जो कि हमारे गिवन स्ट्रिंग के टेक्स्ट को काउंट करके दे देता है. जैसे कि राम में कितने करेक्टर हैं, 1 2 3, तो उसने इसका आंसर क्या किया, 3. लेकिन राम सिंह में क्या है कि जब हमने ये फंक्शन लगाया तो उसने इसके करेक्टर दिए 9, 1 2 3 इंक्लूडिंग स्पेस 4 5 6 7 8 9. तो LEN फंक्शन जो होता है वो यूज किया जाता है कैलकुलेट करने के लिए किसी करेक्टर की लेंथ को. LEN फंक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. चार्ट्स इन MS एक्सेल आर कंस्ट्रक्टेड विद. MS एक्सेल में जब हम किसी चार्ट को बनाते हैं तो उनमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, डेटा पॉइंट्स, डेटा सीरीज, डेटा एलिमेंट्स, या कि बोथ A एंड B. तो जब भी कभी हम एक्सेल के अंदर ना चार्ट को बनाते हैं तो हमें सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, डेटा पॉइंट्स और डेटा सीरीज की. फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दे के रखा था, ये हमने इस डेटा सीरीज का एक चार्ट बना के रखा है यहाँ पर, लाइन चार्ट, जिसके अंदर देखो यहाँ पर सीरीज को भी शो किया. इसको बोला जाता है डेटा सीरीज.
ये जो यहाँ पर दिखा रहा ना कि जो राम सिंह है उसका वैल्यू कितना है 9 और यहाँ राम का वैल्यू कितना है 3। तो ये क्या है, ये है डेटा सीरीज। तो डेटा सीरीज और डेटा पॉइंट्स जो इसके पीछे हैं, जो इसके पीछे है, ये जो पर्टिकुलर चीज है दैट इज कॉल्ड पॉइंट्स। तो डेटा सीरीज प्लस डेटा पॉइंट्स को मिला के क्या बन जाता है हमारे पास, चार्ट। डेटा पॉइंट्स और डेटा सीरीज को मिलाकर हमारे पास चार्ट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which PowerPoint feature will you use to apply motion effect to different object of a slide? कौन सा ऐसा फीचर है पावर पॉइंट का जिसमें कि आप मोशन के डिफरेंट इफेक्ट्स को स्लाइड के ऑब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हो। स्लाइड ट्रांजिशन, स्लाइड डिजाइन, एनिमेशन ऑब्जेक्ट या कि एनिमेशन स्कीम। तो जो इसका आंसर है वो है एनिमेशन स्कीम। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम क्या करते हैं, 3 तरह की अपीयरेंस पावर पॉइंट के अंदर होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे पास ये पावर पॉइंट है, इसमें जब कभी भी हम किसी डेटा को लिखेंगे तो उसके अंदर जो ट्रांजिशन का रहेगा एनिमेशन पेन, तो इसमें जब हम देखते हैं तो इसमें क्या है, एक एंट्रेंस है ना एंट्रेंस, दूसरा एम्फेसिस है, तीसरा एग्जिट है। लेकिन इसमें एक चौथा और भी होता है जिसको कहा जाता है मोशन पाथ। इसमें पर्टिकुलर टेक्स्ट को किस हिसाब से जो है वो ड्रैग करवाना है। तो ये इसमें जैसे मैंने ये करके जरा इसमें ऐसे किया, ठीक है। फिर उसके बाद जब मैं स्लाइड शो में जाकर इसको यहाँ से फ्रॉम बिगिनिंग करूँगी तो जो पाथ मैंने बना के रखा है उसी पाथ में वो टेक्स्ट जो है वो मोशन करेगा। तो इसको कहा जाता है मोशन पाथ, इसको कहा जाता है मोशन पाथ। तो जो क्वेश्चन था वो था कि विच पावर पॉइंट फीचर विल यू यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ अ स्लाइड। तो उसमें हम क्या करते हैं, एनिमेशन की स्कीम को यूज करते हैं। एनिमेशन की स्कीम को जब हम यूज करते हैं, एनिमेशन की स्कीम को जब हम यूज करते हैं तो उसके अंदर हमें क्या दिखता है, मोशन पाथ। Thank you for watching.